लेकिन उस वक्त के वातावरण में उनको वो किया नहीं गया। जैसा सुने, अरे सुनो, अरे बहुत से लोग आपके भी जैसा कि हिंदू कोड बिल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त किसी ने अपोज किया। क्या उसके नाम बताऊं मैं पूरे? तो इसीलिए आप वो टीका टिप्पणी करके छोड़ दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर का 125वां जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो अच्छे बात बोलिए ताकि ऐसे कंट्रोवर्शियल मत हो। डॉक्टर बाबा साहब इस देश से भागना चाहते थे, वो तो मूल भारतीय थे। आप बाहर से आए हैं, ये आर्यन जितने भी है वो बाहर से आए, हम तो मूल भारतीय इस देश में रहने वाले लोग हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, इस देश को बचाने वाले लोग। तो दोस्तों, आप देख रहे थे कि कैसे हमारे वोटों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि किसी देश के गली नुक्कड़ में नहीं बल्कि देश के सबसे प्रतिष्ठित भवन संसद भवन में बैठकर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। और झगड़े की वजह क्या है? वो वजह है, आज से लगभग 3.5 से 4,000 साल पहले की घटना हुई होगी। द्रविडियन और आर्यन जो कन्फ्लिक्ट है, जो कि हिस्टोरिकली प्रूव्ड भी नहीं है, वो एक थ्योरी है। लेकिन उन सब चीज़ों को लेकर एक्चुअली जो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में हमारे दिमाग में जो भरा गया है, उन सब चीज़ों की वजह से हम लोग अभी भी एक दूसरे के प्रति बैर का भाव रखते हैं, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना नहीं रखते हैं। और सिर्फ यही नेताओं की बात नहीं है, देश में और भी बहुत सारे नेता हैं, उनमें भी यही हाल है। और हम लोगों के बीच भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें वही हाल है, जो मतलब जो पहले से हिस्ट्री में चीज़ें लिखी हुई हैं और जो शायद गलत भी है, और जो सुनी सुनाई बातें हैं उनको हम लोग विश्वास करके, उसको मान करके हम लोग अपनी ही देश की चीज़ों को गलत मानने लगते हैं। और जो दूसरे की बात है, जो दूसरे की जो प्रूफ भी नहीं है, थ्योरेटिकली वो अपने मन से आके बोल दिया, बस हम लोगों ने उसको अच्छा लग रहा है, कुछ न्यू रेवलेशन टाइप का क्रांतिकारी बात बोल दिया, हम लोग को अच्छा लग रहा है, बस हम लोग यही मान लेते हैं। लेकिन हमें ये थोड़ा कंसिडर करना होगा कि हमारे जो कल्चर है, हमारे सिविलाइजेशन में ये सब बात कुछ लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है, क्या ऐसा सच में कुछ गलत हुआ है? अगर गलत हुआ है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ गलत हुआ है। अगर नहीं गलत हुआ है तो इन सब चीज़ों को लेकर एक दूसरे के प्रति गलत भावना भी नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये घटना दिखाने का मेरा एक एम है कि आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री का इम्पैक्ट क्या है। जो 4,500 से पहले ही घटना है, उसको लेकर अभी भी झगड़ा होता है। कभी संसद भवन में, गली नुक्कड़ के बीच में, हम लोगों के बीच में जो भी घटना है उनको लेकर के बीच में वाद विवाद हो जाता है। हिस्ट्री में पहले जो भी घटनाएं हुई हैं, तो मान लेना कि हिस्ट्री का हमारे जीवन से कोई इफेक्ट नहीं है, इस पर कोई प्रभाव नहीं है, ये बिल्कुल अंधेरे में रहने वाली बात होगी। इसका इफेक्ट जरूर है, और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिस्ट्री हमें इम्पैक्ट करता है। हो सकता है कि हम जो कॉमन लोग हैं उनको इतनी परवाह ना हो और हम लोग अपनी लाइफ में रोटी कमाने में जी रहे हों, लेकिन जिनके पास पावर है, जिनके पास नॉलेज है, उनको हिस्ट्री की समझ है, और वो उसके बाद पावर में रहने के बाद वो उसका इस्तेमाल अपने फैसलों को बनाने में कर सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट हम पे पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हमारा एम होना चाहिए कि हम लोग हिस्ट्री को समझें और जो सच्ची घटनाएं हुई थी उसको थोड़ा चेक करें कि वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो उन चीज़ों को जाने समझने की कोशिश करें, क्योंकि उनका संबंध हमारे लाइफ से है, हमारे डे टू डे लाइफ से है, उसमें होने वाली घटनाओं से है। उनमें अगर हम डिस्कशन करते हैं तो उसमें है, उन पे जो हम राय रखते हैं उसमें तो इम्पैक्ट होता ही। तो दोस्तों, ज़्यादा लेट किए बिना वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमारे जो नेक्स्ट सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश होती है भारत में, उसके बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पिछले वीडियो सीरीज़ में देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में, और उसका डेट था 1500 BC का एंड डेट था, और स्टार्टिंग डेट था 5000 BC टू 1500 BC। उसके बाद दोस्तों, हमारे जो भारत की जो हिस्ट्री है उसमें एंट्री होता है आर्यन सिविलाइजेशन या वैदिक सिविलाइजेशन का। उसको आर्यन या कभी कभी वैदिक सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। उसकी जो मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस जो एग्री करते हैं, जो कि बिगिनिंग डेट है वो है 1500 BC। और ये जो 600 BC है दोस्तों, ये उसका एंड डेट नहीं है, बल्कि जो वैदिक सिविलाइजेशन है
उसका ही जो ट्रांसफॉर्म्ड रूप है, जो कि समय समय में उसकी जो कल्चर थी, जो भी प्रथाएं थी, उसमें जो चेंज होते रहा है उस सिविलाइजेशन और कल्चर में, उसी के ट्रांसफॉर्म्ड रूप में हम लोग रहते हैं। आज की जो सोसाइटी है बहुत हद तक वैदिक सिविलाइजेशन का ही ट्रांसफॉर्म्ड रूप है, इसलिए सिविलाइजेशन एंड हो गई है ऐसा नहीं है। तो ये जो एंड डेट देख रहे हैं आप, वो इस सिविलाइजेशन का एंड डेट नहीं है, वो है ये सिविलाइजेशन, ये जो इतना लंबा टाइम स्पैन है उसको कई भागों में बांटा गया है। तो एक भाग है जिसको अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं, उसका स्टार्टिंग डेट है 1500 BCE टू 600 BCE, और 600 BCE के बाद के टाइम को लेटर वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे जैसे समय बीतते जाता है उसका अलग अलग नाम दिया गया है। तो हम लोग मेनली इस वीडियो में और कुछ आने वाले वीडियो सीरीज़ में इसी टाइम पीरियड में जो भी मेजर इंसिडेंट, टास्क्स और घटनाएं हुई थी उसको देखेंगे। एंड फ्रेंड्स, ये जो आर्यन या वैदिक सिविलाइजेशन जो स्टार्ट होती है हमारे भारत देश में, उसी समय और भी सिविलाइजेशन और कल्चर भारत तक ही नहीं, दुनिया के और कई क्षेत्रों में भी ये कल्चर डेवलप हो रहा था, उनका अपना अपना अलग अलग कल्चर डेवलप हो रहा था। तो इन भारत के सिविलाइजेशन और सब जो सिविलाइजेशन थी उसमें क्या डिफरेंस था, क्या कुछ खास बात थी यहाँ के कल्चर में कि और सब कल्चर की तरह ही सेम ट्रेंड चल रहा था। तो मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस देखते हैं दोस्तों कि जो ये इंडियन कल्चर है, वैदिक सिविलाइजेशन है, उसमें कोई राजा के कॉन्करेंस या कितना लोगों को अपने राज्य में मिला लिया, कितना एक्सपेंड किया, कितनी बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ, इस तरह से कोई सिविलाइजेशन या कल्चर इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है, मेजरली ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन और सब जो सिविलाइजेशन कल्चर है मेजरली मेन यही सब पहले हुआ है, उसके बाद कल्चरली म्यूज़िकली क्या क्या डेवलपमेंट किया वो तो बाद में आता है। लेकिन इस जो सिविलाइजेशन है इसमें कोई मेजर लड़ाई या बहुत खून खराबा इस बिना पर इस सिविलाइजेशन या कल्चर की शुरुआत और डेवलप प्रॉस्पेरिटी नहीं होती है। हम देखते हैं कि इस सिविलाइजेशन या कल्चर के ओरिजिन होने के बाद एक से बढ़कर एक ऋषि आते हैं जो कि अपने कामों से इस सिविलाइजेशन और कल्चर की जो नींव डालते हैं, और ना ही सिर्फ इस सिविलाइजेशन कल्चर की नींव डालते हैं बल्कि एक्चुअली दे इनलाइटन होल वर्ल्ड विद देयर नॉलेज एंड विद देयर क्रिएशन। चाहे वो हम देखें वेद व्यास से लेकर रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद क्यों ना हो, एक्चुअली दे हैव नॉट ओनली इनलाइटेड इंडिया बट ऑल्सो द होल वर्ल्ड। तो हम ये देखेंगे कि कैसे समय समय पर बहुत सारे ऋषियों ने हमारे कॉमन लोगों को नहीं बल्कि बड़े बड़े बुद्धिजीवियों, साइंटिस्ट, इंटरनेशनल साइंटिस्ट को अपने कार्यों से प्रभावित किया है, और उससे बहुत सारे साइंटिस्टों ने इंस्पिरेशन लेकर अपने अपने फील्ड में अपनी डिस्कवरीज की हैं। तो वो सब एक बाद में हम लोग कभी टाइम जितना मिलेगा हम लोग देखते जाएंगे उसमें। लेकिन मेजर डिफरेंस यही है दोस्तों कि इसकी शुरुआत किसी राजा या किसी लड़ाई या किसी जीत से नहीं बल्कि ऋषियों से होती है, और उनके कामों ने, उनकी रचनाओं ने जो नींव डाली है वही इस वैदिक सिविलाइजेशन या आर्यन सिविलाइजेशन का मेन स्तंभ है, मेन बेस है। तो चलिए दोस्त, अब आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि और इस वैदिक सिविलाइजेशन का डिटेल हम लोग जानेंगे। तो इस स्लाइड में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो हमारी जो वैदिक सिविलाइजेशन है या जो आर्यन सिविलाइजेशन है, इसका गठन किसने किया था, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, किन लोगों ने इसे बनाया। तो दोस्तों बहुत सारे हिस्टोरियंस ये एग्री करते हैं कि ये जो वैदिक सिविलाइजेशन या आर्यन सिविलाइजेशन है ये आर्य नाम के लोगों और या जाति ने बनाई थी, और ये मानते हैं कि आर्य एक प्रकार की जाति थी, रेस थी। अब इन आर्यंस के जो जाति मान के चलते हैं बहुत सारे हिस्टोरियंस, और बहुत सारे हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि ये कोई जाति नहीं है बल्कि कुछ और है। जो कुछ और है हम लोग बाद में देखेंगे क्या है वो। लेकिन जो वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है दोस्तों आर्यंस को लेकर वो यही है कि वो एक प्रकार की रेस है, जाति है, और बट उनका ओरिजिन कहाँ है, वो क्या भारत के ही मूल निवासी हैं या भारत से कहीं बाहर में रहते थे और बाद में इंडिया में आकर बस गए। तो इसी को लेकर हिस्टोरियंस ने कुछ थ्योरी दी है। तो वेल एक्सेप्टेड जो थ्योरीज़ है अभी हम लोग वन बाय वन वो देख लेते हैं। तो पहली एक्सेप्टेड जो थ्योरी है वो क्या है दोस्तों कि बहुत सारे हिस्टोरियंस मानते हैं फ्रेंड्स कि ये जो आर्यंस है ये भारत के मूल निवासी नहीं हैं, ये एशिया के नॉर्थ पार्ट के या यूरेशिया पार्ट, जहाँ से यूरोप और एशिया कंटिनेंट जो है उसका कनेक्शन होता है, मिलाप होता है, उस एरिया से
एशिया में एंटर किए। उसके बाद हिंदू कुश पर्वत से ट्रैवल करके वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ कांटेक्ट में आए और वहाँ पर उन्होंने उनसे लड़ाई की एंड दे एक्चुअली डिफीटेड देम एंड एस्टैब्लिश देयर ओन वैदिक सिविलाइजेशन ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को साउथ इंडिया के सदर्न पार्ट में जाने के लिए मजबूर कर दिया। ये थ्योरी है दोस्तों, इसको आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसने इस थ्योरी के अनुसार आर्यंस ने यहाँ पे इन्वेड किया है इंडिया में और यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। तो ये है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। और जो हिस्टोरियंस ने ये दिया है ये मोस्टली कॉलोनियल हिस्ट्री है। कॉलोनियल हिस्ट्री के जो भी हिस्टोरियंस थे उन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी को प्रोपेगेट किया था और उस समय तो मकसद ही था किसी तरह से भारत को बांटा जाए नॉर्थ एंड साउथ में। तो इसी एजेंडे के तहत उन्होंने ये बिना किसी प्रूफ के ये थ्योरी डाल दी थी। और आज़ादी के बाद भी बहुत सारे हिस्टोरियंस ने अपने एजेंडे के लिए, हमारे यहाँ के हिस्टोरियंस ने इसको कंटिन्यू किया, जबकि आज तक इस इन्वेजन थ्योरी का कोई प्रूफ मिला नहीं है। और अब तो इन्वेजन थ्योरी ही पूरी तरह से खारिज कर दी गई है और उसे कोई मानता भी नहीं है। नहीं तो उन्होंने इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं ना फिगर में, जैसे घोड़े हाँकते हुए आर्यंस चले आ रहे हैं, उसी तरह से मतलब उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। आर्यंस ने सीधे आके इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ मारपीट की और उनको भगा दिया और वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में पूरा अपना ही एरिया स्थापित कर लिया, अपना सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश करने लगे। आर्यंस को पूरी तरह उन्होंने बाहरी और आक्रमणकारी और उन्होंने बहुत कुछ बता दिया है। एंड और एक थ्योरी उन्होंने दिया है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। आर्यन इन्वेजन थ्योरी और माइग्रेशन थ्योरी में थोड़ा फ़र्क है कि इसमें माना जाता है कि आर्यंस ने इन्वेड नहीं किया है, बल्कि वो टाइम पीरियड में कुछ लंबे टाइम स्पैन में थोड़ा थोड़ा करके 1000, 2000, 10,000 इस नंबर में धीरे धीरे आते रहे और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके साथ एसिमिलेट करते रहे और बाद में जाकर उन्हें झगड़ा नहीं कुछ किया, बस वहाँ पे जाकर बाद में अपने सही समय आने पर उन्होंने अपनी एक सिविलाइजेशन बना ली। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ तो उसके बाद तो एक ही सिविलाइजेशन बची जो पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर कर ली उसने। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें, इन्वेजन और माइग्रेशन में सब कुछ सेम है। सिर्फ इतना मानते हैं माइग्रेशन थ्योरी में कि आर्यंस ने इन्वेड नहीं किया है, उन्होंने एसिमिलेट किया है, माइग्रेट किया है। और एक थ्योरी है जो कि रिसेंटली 15-20 सालों में बहुत से प्रचलित हो रही है, वो थ्योरी है आर्यन को इसमें ना ही इन्वेड करने वाला माना जाता है और ना ही माइग्रेट करने वाला माना जाता है। और वो ये जो थ्योरी है वो नेशनलिस्ट जो हिस्टोरियंस हैं उनके द्वारा दी गई है। वो ये मानते हैं कि आर्यंस ना बाहर से नहीं आए थे, बल्कि वो तो इंडिया के ही मूल निवासी थे और इंडिया से ही बाहर निकलकर वो किसी दुनिया के और सब भागों में फैले हैं। और ये जो थ्योरी है दोस्तों, ये अभी इस पर बहुत सारा काम चल रहा है। वो माइग्रेशन थ्योरी, आर्यंस माइग्रेट करके आए हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं या इन्वेड किया है, तो इन सब पे बहुत सारा रिसर्च अभी चल रहा है और अभी तक कुछ फाइनली कंक्लूड नहीं कर पाया है, कंक्लूजन आ नहीं पाया है। तो हम लोग कुछ अपने धारणा से मान नहीं सकते कि उन्होंने इन्वेड किया था या मूल निवासी थे या नहीं थे। जैसे जैसे इसमें खोज होता रहेगा और ज़्यादा जानकारियाँ हमें आती जाएंगी तो और सब भी हमें इसके बारे में सूचना मिलेगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एंड पॉलिटिकल सब्जेक्ट है दोस्तों, तो कैसे इसकी जानकारी आएगी, कितनी आएगी, ये हमें देखना पड़ेगा समय से। लेकिन अभी जो वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है वो ये है कि आर्यंस was not invader, they actually migrated from North Asia और यूरेशिया टू इंडिया। तो ये थ्योरी अभी वेल एक्सेप्टेड है, माइग्रेशन थ्योरी वाली। तो ये थी उनकी ओरिजिन का आर्यंस को लेकर। अब वो जो नॉर्थ इंडिया में आए, बस गए वहाँ पे सबसे पहले पाकिस्तान का जो एरिया है और जो अभी नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी, दिल्ली, पंजाब, ये जो एरिया है, इस एरिया में उन्होंने सबसे पहले इंटर किया इंडिया में। और इस एरिया में जब वो आए तो उन्होंने बहुत सारी अपने डॉक्यूमेंट्स लिखे वहाँ पे, बहुत सारी किताबें पुस्तकें लिखी है अपनी सिविलाइजेशन कल्चर को लेकर के। तो वो हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने वैदिक संस्कृत भाषा में लिखी है और वो लोग बात भी क्या करते थे वैदिक संस्कृत में। उनकी बोलचाल की भाषा, लिखने की भाषा वैदिक संस्कृत ही थी, जो बाद में जाकर के क्लासिकल संस्कृत में चेंज हुई। फिर क्लासिकल संस्कृत से बहुत सारी और रूपांतरण हुए। उसके बाद हिंदी, बंगाली और जो नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे लैंग्वेज है वो यहाँ से बने हैं। और दोस्तों इस संस्कृत को इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप का एक हिस्सा माना जाता है। अब ये इंडो यूरोपियन ग्रुप क्या है?
दोस्तों संस्कृत को और जो यूरोप की भाषा है जैसे जर्मन और भी जो भाषा है यूरोप की, वहाँ पर हिस्टोरियंस देखते हैं कि लिंग्विस्टिक बेस पे बहुत सारी सिमिलैरिटी है। मतलब जो संस्कृत में शब्दों का यूज़ हुआ है और वहाँ पर उन्हीं सब चीज़ों के लिए जो शब्दों का यूज़ होता है उनमें थोड़ा माइनर प्रोनाउंसिएशन के फ़र्क के साथ साथ बहुत सारे मेल मिलाप है। इसीलिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे जैसे लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही संस्कृत को उन सब भाषाओं के साथ जोड़ कर रखा जाता है, इसलिए इससे संस्कृत को भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप का एक हिस्सा माना जाता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे। लेकिन इस पे भी बहुत सारा काम चल रहा है कि उसे कैसे मान लिया जाए, यूरोपियन लैंग्वेज के साथ मेल मिलाप कितना है, तो इन सब चीज़ों पे बहुत सारा अभी मतभेद है और इस पे अभी काम चल रहा है। लेकिन इतना तो प्रूव्ड है दोस्तों कि उनकी जो भी भाषा थी वो वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल डिसाइफर्ड बाय अस है। हम लोगों को पूरी जानकारी है उस भाषा की। तो उस समय उन्होंने जो भी लिखा, जो भी रचनाएं की हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी हमें है। और जैसे लेकिन हम लोगों ने जैसे पहले देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने जो लिखा था उनको हम लोग अभी तक डिसाइफर ही नहीं कर पाए हैं। तो उनकी जो सिविलाइजेशन थी, कल्चर थी, उसके बारे में बहुत सारा अनुमान लगाते हैं, हम श्योर नहीं कह पाते। लेकिन इस केस में वैसा नहीं है, हम लोगों को पूरी प्रूव्ड है उसके पास जो भी है, हम लोग जानते हैं उस चीज़ को कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है। उस पर रिसर्च होता है लंबे समय तक, लेकिन हम लोग उस चीज़ को समझते हैं। तो ये थी दोस्तों आर्यंस की भाषा। अब वो लोग खाते क्या थे, रहते कैसे थे, तो हम लोग दोस्तों देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस एग्री करते हैं कि उनका जो एग्रीकल्चर करने का तरीका था वो वही था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पहले किया करते थे। जौ बाजरा खेती करते थे, और लेकिन उनमें एक अलग टेंडेंसी थी, एनिमल वेल्थ को वो बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। जिनके पास जितने जानवर होते थे, पालतू जानवर होते थे, वही सबसे ज़्यादा धनी माना जाता था। तो जानवरों में गाय, भेड़, बकरी, घोड़े, जो भी उस समय के लोकल जानवर उस समय हुआ करते थे, उनको संग्रह करने की, कलेक्ट करने की, रखने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी थी। और पशुधन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। जिसके पास सबसे ज़्यादा पशु होते थे वही सबसे धनी माना जाता था। ये सब तो चीज़ें थी दोस्तों, रहने की, बात करने की, बोलचाल की भाषा जो भी थी उनकी। लेकिन उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है, जो अभी तक उसका इम्पैक्ट है, और उसके बिना इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर, या हम बोले कि बहुत सारे जो सनातन धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं, उनके सिविलाइजेशन कल्चर की अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता। मतलब उसका एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं। उन्होंने एक ऐसी रचना की थी और वो थी वेदास। उन्होंने इस टाइम पीरियड में दोस्तों आर्यंस के द्वारा 4 वेदों की रचना की गई थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और मेनली ये जो 4 वेद है दोस्तों, इन्हीं वेदों ने आगे जाकर सनातन धर्म का फाउंडेशन बनाया। इन्हीं सब धर्मों से हमारे जो भी प्रथाएं निकली, जो भी कल्चर बनी, वही सनातन धर्म है, वही बाद में जाकर हिंदू धर्म भी कहलाया। तो जो भी कल्चर बाद में बना, जो भी सिविलाइजेशन अभी हम लोगों की है, उसका जो फाउंडेशन, नींव डला, वो उस समय ही डल गया था। और इन वेदाओं की जो रचना हुई आर्यंस के द्वारा, उसी ने इसकी नींव डाली। तो हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे कि वेदाओं में जो भी लिखा गया है वो कैसे हमारे समाज और सोसाइटी की रचना करती है, और वो अभी वेदा जो है वो कितनी रिलेवेंट बची है हमारे लिए, रिलेवेंट है भी कि नहीं है। क्योंकि वेदा जो बनाई आर्यंस ने, हम लोग तो मोस्ट ऑफ द जो भारतीय हैं वो उनके डिटेल जानते ही नहीं कि वेदाओं में क्या लिखा गया है। और जो भी सनातन धर्म या हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, जिनकी नींव यहाँ से पड़ती है, उन्हें तो वेदा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री बुक्स में दोस्तों इन वेदाओं की जो है कुछ भी डिटेल लिखा ही नहीं गया है। तो आपको वेदा के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। इतनी बेमिसाल रचना है वेदास। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और पुरानी पुस्तकों में माना जाए, डॉक्यूमेंटेड बुकों में माना जाए, तो वेदास आता है। लेकिन उस कल्चर, उस चीज़ को भी हमारे हिस्ट्री बुक्स में जगह नहीं दी गई है। इसलिए हम लोग अपनी हिस्ट्री पढ़ के भी जो सनातन धर्म का रूट है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। क्योंकि इस चीज़ों पे, ये भी जो आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं वीडियो में, उसको हिस्ट्री बुक्स में जगह भी नहीं दी गई है, एक पैराग्राफ से ज़्यादा। और वेदा के बारे में तो बताया ही नहीं गया है। तो वो सब जानकारी जो है वो स्किप हो जाती है। तो हम लोग अपने इस वीडियो में आर्यंस के ओरिजिन और भाषा के बारे में जाना। अब आगे की वीडियो में हम लोग ये वीडियो मैं थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में नहीं, बट अगले वीडियो में हम लोग वेदास के डिटेल, वेदास क्या कहती है हमारे सनातन धर्म के फाउंडेशन के बारे में, यूनिवर्स क्रिएशन से लेकर छोटी छोटी बातों को के बारे में क्या लिखा गया है वेदाओं में,
और वेदास कितने रिलेवेंट है हमारे लिए, और नोइंगली या अननोइंगली हम लोग वेदास के किन किन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो कि हमें पता नहीं है। क्योंकि एज ए इंडियन जब हमारी जो सिविलाइजेशन है, कल्चर है, जो नींव उस समय पड़ गई थी, जो कि मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस एग्री करते हैं कि वो 1500 BC से 600 BC के बीच में पड़ी थी, रखी गई थी, जो रचनाएं हुई थी। तो दोस्तों हमें अपने ही कल्चर और जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में जानकारी थोड़ा होनी चाहिए कि वो कितनी साइंटिफिक है, तर्कसंगत है भी कि नहीं है, हो सकता है भी ना भी हो। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस ने तो यही मान लिया है कि वेदास जो है वो ज़रा भी तर्कसंगत नहीं है, वो कचड़े के अलावा और कुछ है भी नहीं। तो दोस्तों ये तो आपको सोचना है कि आपको, जो हम लोग जो अंग्रेज़ों के टाइम में गुलाम थे और जो हमारा माइंडसेट बनाया गया है, कॉलोनियल माइंडसेट, उससे आज़ादी के बाद भी हम लोग आज़ाद हो पाए हैं कि नहीं हो पाए हैं। अगर हम लोग उस गुलामी से अभी तक नहीं निकले हैं तो हम लोग वेदास का इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाहेंगे, उसके बारे में जानना ही नहीं चाहेंगे। क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरियंस ने, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे और यहाँ के जो हिस्टोरियंस हैं, जिन्होंने इस एजेंडे को कंटिन्यू किया अपने कुछ फ़ायदे के तहत, उन्होंने इसे एक असभ्य लोगों के द्वारा जंगल में लिखी गई किताब से ज़्यादा और कुछ नहीं माना है, बिना इसे पढ़े और जाने। लेकिन ये आप पे है, हम लोगों पे है कि हम लोग कितना इसे जान सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इस सब चीज़ों को करने में। तो मैं कोशिश करूँगा आपको दोस्तों कि कम से कम समय में जो मोटी मोटी मेन चीज़ें हैं, जिसमें यूनिवर्स क्रिएशन से लेकर हमारा जो वैदिक सिविलाइजेशन है, वो यूनिवर्स क्रिएशन के बारे में क्या कहता है, वो विज्ञान से उसका मेल है कि नहीं, तर्क संगत है भी कि नहीं, और सब कल्चर जो है रहने सहने और झगड़े को सुलझाने, और जो हमारे पिलर्स जो बनाए गए हैं बाद में जाकर इस सिविलाइजेशन का, जो बाद में सनातन धर्म बना, और जो सोसाइटी की और भी घटनाएं हुई मेन जिसको हिस्ट्री बुक्स में जगह भी नहीं दी गई है दोस्तों, हम लोग वो सब जानेंगे अपने आने वाले वीडियो में। तब तक कि दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। पीस आउट दोस्तों।